42 मिनट पे मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट कुआलालंपुर से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट को जाना है बीजिंग में। इस फ्लाइट में 227 पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, 10 फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं और 2 पायलट इस फ्लाइट को उड़ाने जा रहे हैं। एक तरफ कैप्टन जहरी अहमद शाह 53 साल के हैं। ये बहुत ही सीनियर कैप्टन है मलेशियन एयरलाइंस के लिए, इन्हें बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस है। दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर फारूक हमीद 27 साल के हैं। ये इनके लिए ट्रेनिंग फ्लाइट है। इस फ्लाइट को कंप्लीट करके वो सर्टिफाइड हो जाएंगे पायलट बनने के लिए। ये प्लेन करीब 20 मिनट तक उड़ान करता है सही दिशा में। रात को 1:08 पे ये प्लेन मलेशियन कोस्ट लाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चला जाता है वियतनाम के डायरेक्शन पर। कैप्टन जहरी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन का लेवल 35,000 फीट है और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसी के 11 मिनट के बाद ये प्लेन पहुंच जाता है वियतनामीज एयर कंट्रोल जुरिडिक्शन के अंदर। इसी रीजन से कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल रेडियो पे कहते हैं मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसी के जवाब में कैप्टन जहरी जवाब देते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। सुनने में ये सब कुछ नॉर्मल लगता है और नॉर्मल है भी इस पॉइंट ऑफ टाइम तक के लिए, लेकिन ये जो शब्द थे कैप्टन जहरी के, ये आखिरी शब्द थे जो हमने एरोप्लेन से सुनने को मिले। उसके बाद इस फ्लाइट का कोई अता पता नहीं चला। ये मलेशियन एयरलाइंस की फ्लाइट अचानक से गायब हो जाती है और ये घटना दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन की मिस्ट्री बन जाती है। वियतनामी एयर स्पेस के अंदर पहुंचने के सिर्फ 30 मिनट बाद ये प्लेन अचानक से गायब हो जाता है। इस समय टाइम हो रहा था रात के 1:21। कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक इस चीज को नोटिस नहीं कर पाते और जब करते हैं तो उन्हें लगता है कि ये प्लेन हमारे रेडार्स के रेंज से बाहर जा चुका है और वियतनाम की एयर स्पेस के अंदर जा चुका है, तो इसमें कुछ अनयूजुअल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ वियतनाम में जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले हैं वो देखते हैं कि MH370 उनके रडार में तो है लेकिन अचानक से गायब हो जाते हैं। प्लेन से वो कई बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद वियतनामीज कंट्रोलर कुआलालंपुर को ये बता देते हैं कि MH370 अचानक से गायब हो गया है। आमतौर पर ऐसी सिचुएशन में कुआलालंपुर की जो एयरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसे नोटिफाई किया जाना चाहिए 1 घंटे के अंदर कि प्लेन गायब हो चुका है, लेकिन 4 घंटे बीत जाते हैं जिससे पहले इमरजेंसी रिस्पॉन्स की शुरुआत हो जाती है। सुबह 6:32 का समय है। ये वो समय है जो प्लेन की लैंडिंग बीजिंग में हो जानी चाहिए, लेकिन कोई लैंडिंग नहीं हुई। तुरंत एक सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। प्लेन को ढूंढ निकालने की कोशिश की जाती है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था, बीच में वियतनाम पड़ता है और साउथ चाइना सी आता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो सर्च ऑपरेशन है साउथ चाइना सी के बीच में इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश की गई होगी। ये सर्च ऑपरेशन एक इंटरनेशनल एफर्ट है। 34 शिप्स, 28 एयरक्राफ्ट 7 अलग अलग देशों से इस प्लेन को ढूंढ निकालने की कोशिश करते हैं अगली सुबह, लेकिन प्लेन का कोई अता पता नहीं चलता। 4 दिन बाद 12 मार्च 2014 को ये खबर मिलती है कि ये प्लेन सिविलियन रडार से गायब हो चुका है, लेकिन इस प्लेन को एक मिलिट्री रडार ने स्पॉट किया था। हैरानी की बात ये थी कि मिलिट्री रडार के अकॉर्डिंग ये प्लेन रात 2:22 में देखा गया था और उसकी लास्ट लोकेशन साउथ चाइना सी नहीं बल्कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थी। एशिया के वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलक्का में थी और इस मिलिट्री रडार की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये प्लेन की डायरेक्शन अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर थी, बिल्कुल बीजिंग के डायरेक्शन से उल्टी तरफ। ये खबर सुनकर सब कोई हैरान रह जाता कि प्लेन आखिर गया तो गया कहाँ। ये इंडिया के डायरेक्शन में उड़कर कहीं हिमालय में या कजाकिस्तान में जाकर कहीं क्रैश तो नहीं हो गया। कुछ दिनों बाद हमें एक नया सबूत मिलता है सैटेलाइट डेटा से। पता चलता है कि प्लेन ने ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। ये आमतौर पर अक्सर किया जाता है। जो बड़े वाले प्लेन होते हैं जैसे बोइंग 777 वो अक्सर सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं अपने कम्युनिकेशन को और आसान बनाने के लिए। जब सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश की तो उसने बस लॉग इन करने की कोशिश की, कनेक्शन बनाने की कोशिश की। यहाँ पे कोई डेटा ट्रांसमिट नहीं हुआ था प्लेन की लोकेशन का। सैटेलाइट को ये पता था कि प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की, लेकिन इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था कि एक्चुअली में प्लेन गया कहाँ। लेकिन कुछ साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर ने ये सोचा कि क्यों ना हम इस चीज़ का इस्तेमाल करके ये पता लगाएं कि प्लेन एक्चुअली में गया कहाँ। उन्होंने सोचा कि जब सैटेलाइट ने कम्युनिकेशन रिसीव किया होगा तो उसने अपने एंटीना प्लेन के डायरेक्शन में मोड़े होंगे। तो उन्होंने जो सैटेलाइट का एंगल था उसे मेजर करके कैलकुलेट करके ये अंदाजा लगाया कि एक्चुअली में प्लेन कहाँ हो सकता है।
जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, एग्जैक्ट लोकेशन तो हम नहीं बता सकते सैटेलाइट की मदद से, लेकिन एस्टिमेट करके हम ये बता सकते हैं कि आप जो ये व्हाइट कलर का सर्कल देख रहे हैं, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे प्लेन हो सकता है। प्लेन ने 7 बार सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी, इसीलिए यहाँ पर 7 अलग अलग व्हाइट कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक कर बुलाया गया है। हर सर्कल पे टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम पे प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी। आखिरी सर्कल में जो 7th सर्कल है वो लेटेस्ट टाइम बताता है जब प्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी, मतलब कि आखिरी पॉइंट जब एरोप्लेन ने सैटेलाइट से कम्युनिकेट किया होगा। और ये बहुत हैरानी की बात है क्योंकि ये सर्कल इतना बड़ा है, कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचता है। कजाकिस्तान से लेकर चाइना, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से में से होकर ये बहुत बड़े ओशन से गुजरता है। इस पूरे लास्ट सर्कल में प्लेन कहीं पे भी हो सकता है या इसके और आगे भी जा सकता है। ये तो लास्ट लोकेशन थी जहाँ पे प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने और कुछ कैलकुलेशन करी प्लेन की स्पीड को देखकर, प्लेन में कितना फ्यूल था उसे देखकर, और फिर एस्टिमेट लगाया गया कि एक्चुअली में ये प्लेन इस सर्कल के शेडेड एरिया में हो सकता है। इस सर्कल के इस आर्क में हो सकता है जिसे फेमसली नाम दिया गया द 7th आर्क। द 7th आर्क ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट में है और बहुत ही बड़े एरिया को ऑक्यूपाई करता है। मैप में आप देख सकते हैं कि जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके ये प्रिडिक्ट किया गया था वो सैटेलाइट कहाँ पे मौजूद थे। सबसे बाहर का जो सर्कल आप देख रहे हैं, येलो डॉटेड सर्कल, वो ये रेंज बताता है कि प्लेन अपने फ्यूल के साथ कहाँ तक जा सकता था 7 घंटे के फ्लाइट टाइम पे। रेड सर्कल जो कर्व आप देख रहे हैं वो द 7th आर्क, ये बताता है कि एक्चुअली में ये प्लेन कहाँ जाकर क्रैश कर दिया होगा। इसके बाद कई सर्च ऑपरेशन बुलाए गए। येलो शेडेड रीजन जो है वो आपको ये दिखाता है जहाँ पे सर्च ऑपरेशन कंडक्ट हुए, और ऑरेंज एरिया वो एरिया है जहाँ पे प्रायोरिटी सर्च ऑपरेशन थे। यहाँ सबसे ज्यादा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किए गए थे। अप्रैल 2014 तक जो समुद्र के ऊपर सर्च ऑपरेशन चल रहे थे उन्हें बंद करवा दिया गया क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं था। अगर प्लेन क्रैश हुआ है तो पानी में डूब गया होगा, कहीं ओशन के ऊपर फ्लोट नहीं कर रहा होगा, इसीलिए डीप ओशन सर्च कंडक्ट किए जाने लगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंडक्ट हुआ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन। हफ्तों तक, महीनों तक, सालों तक इन्होंने प्लेन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इन्हें भी कुछ नहीं मिला। 3 साल बाद और $160 मिलियन खर्च करने के बाद उन्होंने ये ऑपरेशन बंद करवा दिया गया। ये ऑपरेशन एक फेलियर रहा। लेकिन इस बीच में एक अच्छी खबर ये आई कि जुलाई 2015 में प्लेन का एक टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया। एक डिब्री फ्लोट करके ओशन के किनारे आइलैंड ऑफ रियूनियन पर। यह आइलैंड मडगास्कर के ईस्ट साइड पर है। यहाँ पर एक प्लेन का फ्लैपरन पाया गया। इसके बाद अमेरिकन कंपनी ने ओशन इन्फिनिटी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मलेशियन गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने ये दावा किया कि अब हम नया सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करेंगे और अगर हमें प्लेन नहीं मिला तो हम कोई फीस भी चार्ज नहीं करेंगे। शर्त पर इन्होंने एक नया सर्च ऑपरेशन चालू किया। इनके पास बहुत ही एडवांस अंडर वाटर सर्वेलेंस व्हीकल थे। इस सर्च ऑपरेशन कंडक्ट करते वक्त इन्होंने ओशन की फ्लोर की मैपिंग करने लगे और इन्हें तब पता चला कि फ्लोर के अंदर एरिया में द 7th आर्क एरिया में बहुत से वॉल्केनोज मौजूद है, क्लिफ्स हैं और पहाड़ियां हैं। ये भी कई महीनों तक ढूंढते रहे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये मिशन भी अनसक्सेसफुल रहा, कुछ भी नहीं मिला। इस मलेशियन पुलिस ने एक तीसरी अलग से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उन्होंने सोचा क्यों ना हम प्लेन में बैठे पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक करें, जो पायलट्स है उनका एक बैकग्राउंड चेक करें, कहीं ऐसा तो नहीं उनका कोई हिस्ट्री रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने इस प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करी हो। सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 थ्योरीज निकल के आती है कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, क्या हुआ होगा उस प्लेन के साथ। आइए तो उनमें से एक थ्योरी के बारे में जानते हैं। क्या अज्यूम किया जा रहा था? पहले तो ये सोचा गया कि प्लेन अचानक से रडार से कैसे गायब हो गया और क्या हुआ होगा। या तो इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ होगा, या तो एक्सीडेंट हुआ होगा, या तो टेक्निकल फेलियर की वजह से इक्विपमेंट ने काम करना बंद कर दिया होगा, या तो किसी पायलट या पैसेंजर ने खुद से ट्रांसपॉन्डर का स्विच ऑफ कर दिया होगा। थियरी के हिसाब से कैप्टन जहरिन शाह के ऊपर उंगली उठाई जाती है। कहा जाता है कि कैप्टन ने जानबूझकर कम्युनिकेशन को डिसेबल कर दिया और जबरदस्ती प्लेन को ले जाकर ओशन में क्रैश कर दिया। लेकिन ये सब कैप्टन ने किया क्यों होगा? कुछ लोग कहते हैं कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, कुछ लोग कहते हैं कि वो सुसाइड की हालत में थे, कुछ लोग कहते हैं कि ये हाईजैकिंग थी जो टेरर अटैक की तरह थी। लेकिन एक्चुअली में कैप्टन जहरी के ऊपर क्यों ब्लेम डाला जा रहा था? कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे जो इस थियरी के फेवर में उठाए जा रहे थे। पहला पॉइंट ये था कि जो 180 डिग्री का ऑलमोस्ट टर्न लिया गया वियतनाम से वापस मलेशिया की तरफ, वो ऑटो पायलट खुद से नहीं ले सकता है, ये एरोप्लेन के पायलट ने खुद से किया।
दूसरा पॉइंट ये था कि जो थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर से प्लेन को उड़ाया गया ताकि जानबूझ के किया गया, डिलिबरेटली किया गया ताकि दोनों की एयर स्पेस के रडार से बचा जा सके। तीसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, कहा जाता है कि कैप्टन जहर शाह के घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर मिलता है, लेकिन इसमें कोई अनयूजुअल बात नहीं है, लेकिन इसमें फ्लाइट सिमुलेटर में एक पार्ट ड्रॉ किया जाता है अपने गेम खेलने के लिए। ये वही बात है जो MH370 के साथ मैच करता है। कई साल बीत चुके हैं इस घटना को हुए। आज 2022 में हमें फाइनली कुछ ऐसा प्रूफ मिला है जो हमें ये बता सके कि एक्चुअली में प्लेन कहाँ गया होगा। कुछ महीने पहले रिचर्ड गॉडफ्रे एंड रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर है, उन्होंने रेडियो वेव्स के रिफ्लेक्शन को इस्तेमाल किया है एरोप्लेन के पाथ को प्रिडिक्ट करने के लिए। सिग्नल प्रोपोगेशन रिपोर्टर एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली रेडियो वेव्स रिफ्लेक्शन को कैच कर पाती है। एक जगह से रेडियो वेव्स निकलती है जो एटमॉस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर कुछ वीक्स रेडियो को दूसरी तरफ पहुंचाती है, और अगर बीच में से प्लेन गुजर रहा है तो उसे बेसिकली नोटिस किया जा सकता है। तो उन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जो वीक रेडियो वेव्स के सिग्नल्स के थ्रू एयरप्लेन के फ्लाइट पाथ को पहचान सके। इनके कैलकुलेशन के हिसाब से आज के दिन ये MH370 एक्चुअली में 7th आर्क के ऊपर लाई करता है और 4 किलोमीटर अंडर वाटर है। इन्होंने प्रपोज किया है कि 40 नॉटिकल माइल्स का सर्च ऑपरेशन एरिया पर एक नया सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया प्लेन मिल सकता है। रिचर्ड के हिसाब से अगर अभी ऑपरेशन शुरू किया जाए तो 1 साल के अंदर यानी 2022 के एंड पे हम ये बता सकते हैं कि फ्लाइट कहाँ पे मिल सकती है। अभी तक 27 प्लेन के हिस्से अलग अलग आइलैंड पे पाए जा चुके हैं। अभी भी इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अगर मलेशियन गवर्नमेंट एफर्ट डाले तो फ्लाइट MH370 को ढूंढा जा सकता है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।